नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों प्रश्नोत्तरी के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, यानी कि MCQs टाइप क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, वो भी दोस्तों नवीनतम अपडेट 2024 के साथ में। और जो भी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है दोस्तों जिला दर्शन के अनुसार डिस्कशन किया जा रहा है। और जिला दर्शन में दोस्तों सबसे पहले अपन ने जयपुर संभाग के 7 जिलों के बारे में डिस्कशन किया था। और अभी जो हमारा संभाग चल रहा है दोस्तों जोधपुर संभाग चल रहा है, ठीक है। जोधपुर संभाग में टोटल जिलों की संख्या 6 है। उसमें से दोस्तों 5 जिलों के बारे में अपन डिस्कशन कर चुके। वो 5 जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, बालोतरा और फलौदी के बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। और प्रत्येक जिले की दोस्तों 2-2 वीडियो बनी हुई है, ठीक है। और अभी जो हमारा जिला चल रहा है दोस्तों जैसलमेर वाला जिला चल रहा है। जैसलमेर से संबंधित दोस्तों आज की पहली वीडियो है। और इससे संबंधित दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे। और टोटल वीडियो नंबर की बात करें दोस्तों 28वें नंबर की वीडियो है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये दोस्तों वीडियो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे CET की तैयारी कर रहे हो, चाहे पशु परिसर की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यहाँ पे दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिले की बात करें तो यहाँ पे वैसे सरकार के द्वारा नवीनतम आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए। तो यहाँ पे अपना सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जैसलमेर है, ठीक है। जैसलमेर है, क्योंकि जैसलमेर का वैसे पुनर्गठन नहीं किया गया। एक आध तहसील मतलब कि फलौदी के अंदर ऐड की गई है, ठीक है। तो इससे मतलब कि जैसलमेर के क्षेत्रफल में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर है, ठीक है। और पाकिस्तान के साथ में दोस्तों सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला भी कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर है, ठीक है। और जैसलमेर की जो सीमा है दोस्तों पाकिस्तान के साथ में कितनी थी दोस्तों? 464 किलोमीटर थी। और अभी दोस्तों फलौदी का पता नहीं, फलौदी दोस्तों पाकिस्तान के साथ में कितनी सीमा बनाता है। अभी मैंने जो देखा लगभग 20 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ठीक है। 20 किलोमीटर की अगर सीमा फलौदी पाकिस्तान के साथ में बनाता है तो भी दोस्तों मतलब कि जैसलमेर ही सबसे ज़्यादा सीमा बनाएगा पाकिस्तान के साथ में, क्योंकि 444 किलोमीटर की और सीमा बचेगी 20 किलोमीटर माइनस करने के बाद भी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर है, ठीक है। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसके अकॉर्डिंग जैसलमेर का क्षेत्रफल मतलब कि कितना हो जाएगा? 11.22%। राजस्थान के क्षेत्रफल के मतलब कि कितना प्रतिशत जैसलमेर रखता है? 11.22% क्षेत्रफल जैसलमेर रखता है। और धौलपुर जो ज़िला है दोस्तों, धौलपुर ज़िला पहले के अनुसार धौलपुर ज़िला राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला था। और उसके अनुसार दोस्तों मतलब कि जैसलमेर है वो कितना गुना है? 12.66 गुना ये दोस्तों धौलपुर से बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के धौलपुर ज़िले में सबसे पहले सूर्य उदय होता है और सबसे अंत में सूर्य उदय और सूर्य अस्त कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्य अस्त कहाँ पे होता है? धौलपुर के अंतर्गत होता है, क्योंकि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर है, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य उदय कौन सी दिशा से होता है? पूर्व की दिशा से होता है। तो सबसे पहले धौलपुर में सूर्य उदय होगा और सूर्य अस्त भी सबसे पहले यहाँ पे होगा। तो सबसे लास्ट में दोस्तों सूर्य उदय और सूर्य अस्त कहाँ पे हो जाएगा? जैसलमेर के अंदर, क्योंकि सबसे पश्चिमी जो जिला है वो कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर है। नेक्स्ट देखिए, जैसलमेर जिला राजस्थान के किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूँ पहले से, जैसलमेर कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? ये जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। जोधपुर संभाग में टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 6 है। इसको मैं आपको मैप के माध्यम से बताता हूँ दोस्तों, जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है। एक बार मैं नीचे देख लेता हूँ, थोड़ा सा ये मैप आ गया आपके सामने, ठीक है। वैसे इस मैप के अंतर्गत फलौदी पाकिस्तान के साथ में सीमा नहीं बना रहा है, लेकिन फलौदी की शायद 20 किलोमीटर के साथ में सीमा है, इसका मैं कंफर्म नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। जैसलमेर कितने जिलों के साथ में सीमा बनाता है? तो यहाँ पे दोस्तों देखो, इस मैप के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो जैसलमेर के साथ में सीमा बनाने वाले ज़िले कौन कौन से हैं? एक तो अपना फलौदी है, फलौदी के अलावा दोस्तों बीकानेर है और जोधपुर ग्रामीण है, बालोतरा है और बाड़मेर है, ठीक है। तो टोटल कितने ज़िले हो गए दोस्तों? ये 5 ज़िले हैं जो कि मतलब कि जैसलमेर के साथ में सीमा बनाते हैं। इस मैप के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। और वापस एक क्वेश्चन ऊपर रह गया था अपना, राजस्थान में निम्न में से किस जिले की सीमा जैसलमेर से नहीं लगती है? तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान के साथ में कौन सा जिला है जिसकी सीमा जैसलमेर के साथ में नहीं लगती है? तो ये दोस्तों जोधपुर ग्रामीण की सीमा जैसलमेर के साथ में लगती है, बालोतरा की भी लगती है, बाड़मेर की भी लगती है, लेकिन अनूपगढ़ दोस्तों
कि श्रीगंगानगर का पुनर्गठन करके नए जिले का निर्माण किया गया, जो कि दोस्तों जैसलमेर के साथ में सीमा नहीं बनाता है। वापस आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, अनूपगढ़ जो कि दोस्तों बीकानेर बीच में आ गया, इसकी वजह से दोस्तों जैसलमेर के साथ में सीमा नहीं बना रहा, और अनूपगढ़ के साथ में सीमा बनाने वाले बीकानेर और श्रीगंगानगर है। ठीक है, 2 जिले हैं केवल जो कि अनूपगढ़ के साथ में सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, आंकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे दोस्तों इसका नाम क्या, आंकल वुड फॉसिल पार्क। आंकल वुड फॉसिल पार्क है, और आंकल कास्ट को इंग्लिश में बोलते हैं वुड, तो आपने कहीं ना कहीं नाम देखा होगा, आंकल वुड फॉसिल पार्क। जीवाश्म को क्या बोलते हैं, फॉसिल, तो आंकल वुड फॉसिल पार्क इसका नाम है। और ये कौन से ज़िले में स्थित है? ये अपने जैसलमेर ज़िले में स्थित है। ठीक है, जब जो कि लगभग 21 हेक्टेयर भूमि के अंतर्गत फैला हुआ है ये क्षेत्र। और यहाँ पे दोस्तों 1972 में ये जो आंकलवुड फॉसिल पार्क है, 1972 में इसको राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक भी घोषित किया जा चुका है। ठीक है, 1972 में इसको राष्ट्रीय भू स्मारक घोषित किया जा चुका है, जो कि जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों सर्वाधिक शब्द यूज किया गया है। सर्वाधिक जो बालू का स्तूप है ये कौन से जिले में पाए जाते हैं? जैसलमेर के अंतर्गत। ठीक है, और बालू का स्तूप की बात करें दोस्तों, बालू का स्तूप अपने राजस्थान में मतलब कि एक तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। ठीक है, वो भी दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत। तो पश्चिमी राजस्थान में बालू का स्तूप युक्त जो प्रदेश है वो कितना प्रतिशत है? 58.5% दोस्तों बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, यानी कि बालू का स्तूप 58.5% में है, और भाई 41.5% है ना, इसमें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है ये। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन समय में मांड व वल्ल नाम से किस क्षेत्र को नाम जाना जाता था? तो यहाँ पे दोस्तों प्राचीन जो समय था उसमें मांड और वल्ल नाम से कौन से क्षेत्र को जाना जाता था? तो यहाँ पे जैसलमेर को दोस्तों मांड और वल्ल नाम से जाना जाता था। और इसके अलावा दोस्तों जैसलमेर के और कौन कौन से नाम है? एक तो हो गया अपना मांड, एक है वल्ल, इसके अलावा दोस्तों दुंगल प्रदेश भी कहा जाता है इसको, दुंगल। ठीक है, दुंगल प्रदेश भी कहा जाता है। और इसके उपनाम कौन कौन से जैसलमेर के? उपनाम है दोस्तों, राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है, और राजस्थान का अंडमान भी दोस्तों जैसलमेर को कहा जाता है। हवेलियों का शहर जैसलमेर को कहा जाता है। म्यूजियम सिटी जैसलमेर में है। रेगिस्तान का गुलाब ये भी दोस्तों जैसलमेर है। पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर है। जरोखू की नगरी, पंखों की नगरी, गलियों का शेर, ये सभी के सभी उपनाम किसके हैं दोस्तों? जैसलमेर के हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है, केवल हम आपसे लाइक मांगते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगते। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जैसलमेर के उपनाम कौन कौन से हो गए? राजस्थान की स्वर्ण नगरी, राजस्थान का अंडमान, हवेलियों का शहर, म्यूजियम सिटी, रेगिस्तान का गुलाब, पीले पत्थरों का शहर, जरोखू की नगरी, पंखों की नगरी, गलियों का शहर, ये इनके उपनाम है। और प्राचीन समय में दोस्तों इसको दुंगल प्रदेश, वल्ल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, और मांड प्रदेश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों सुमेलित करते हैं, एक तरफ रन क्षेत्र है और दूसरी तरफ उनके संबंधित जिला है। ठीक है, तो ताल छापर जो रन है ये कहाँ पे है दोस्तों? चूरू के अंतर्गत स्थित है। और चूरू में दोस्तों एक और रन है जिसका नाम क्या है? पड़िहारा, पड़िहारा रण। ठीक है, पड़िहारा रण दोस्तों ये कहाँ पे? ये भी चूरू के अंदर स्थित है। ठीक है, बाप रण की बात करें दोस्तों, बाप रण फलोदी में, तो दूसरे में दूसरा सही है। थोब रण की बात करें दोस्तों, बालोतरा, बालोतरा में सही है। और भाकरी की बात करें दोस्तों, भाकरी जो रण है ये भी दोस्तों जैसलमेर में स्थित है। और जैसलमेर में इसके अलावा दोस्तों भाकरी के अलावा और कौन कौन से हैं? कानोड़, कानोड़ जैसलमेर में, कानोड़ रण। ठीक है, और कानोड़ के अलावा दोस्तों बरमसर। ठीक है, बरमसर रन भी है। और एक पोखरण रन है। ठीक है, पोखरण रन। और एक इसके अलावा दोस्तों पोखरण रन के अलावा है लवा, लवा, बरमसर, पोखरण और कानोड़ और लवा। ठीक है, ये जो रन है दोस्तों भाखरी रन ये सभी के सभी जैसलमेर में। बाकी पड़िहारा रन और तालछापर रन दोस्तों चूरू के अंतर्गत है। बाप रन फलोदी में हो गया, थोब रन दोस्तों बालोतरा में। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे ऑप्शन दे रखे वैसे के वैसे अपना राइट आंसर होने वाला, यानी कि 1 2 3 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थार का गड़ा कहाँ है कहा जाता है? तो थार का गड़ा जो किसे कहा जाता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? थार का गड़ा चांदल नलकूप को कहा जाता है। ठीक है, चांदल नलकूप को थार का गड़ा कहा जाता है, जो कि जो चांदन गांव के अंदर के दोस्तों मीठे पानी का स्रोत है।
ठीक है, जिसको थार का गढ़ा कहा जाता है। और इसका जो वास्तविक नाम है दोस्तों थार के गढ़े का चांदल नलकूप, और चांदल नलकूप का जो वास्तविक नाम है वो क्या हो जाएगा, चौहान। चांदन का मतलब चौहान, इसका वास्तविक नाम है। और ये कहाँ पे दोस्तों, चांदन गांव में थार का गढ़ा। नेक्स्ट देखिए, लाटी श्रीज क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो लाटी श्रीज क्षेत्र की बात करें दोस्तों, इसका आंसर आपको ऑलरेडी देख लिया आपने, तो जैसलमेर इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। लाटी श्रीज दोस्तों पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक एक विस्तृत भूगर्भीय जल की पट्टी है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, पोखरण से लेकर मोहनगढ़, ठीक है, जो कि एक विस्तृत भूगर्भीय जल पट्टी है, और जहाँ पे दोस्तों उपयोगी सेवण घास अत्यधिक मात्रा में उगती है। ठीक है, कौन सी घास उगती है दोस्तों, यहाँ पे सेवण घास। और इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक इसका क्षेत्र है, जो कि एक भूगर्भीय जलपट्टी है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जो कि पाकिस्तान के साथ में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो वो जिला हो जाएगा जैसलमेर है, जो कि पहले जो सीमा बनाता था 464 किलोमीटर की सीमा बनाता था। और अभी दोस्तों फलौदी के चक्कर में थोड़ा सा डाउट है, अगर फलौदी 20 किलोमीटर की सीमा बनाता है तो यहाँ पे दोस्तों पाकिस्तान के साथ में सीमा कितनी हो जाएगी, 444 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, अभी तक सरकार के द्वारा आंकड़े जारी नहीं किए गए। नेक्स्ट देखिए, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है। तो जैसलमेर के अंतर्गत दोस्तों पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की जो विधि है वो कौन सी विधि है, तो ये दोस्तों खड़ीन है। ठीक है, खड़ीन। खड़ीन जो होती है दोस्तों क्या होती है, जो जैसलमेर के अंतर्गत मतलब टीले वगैरह है, रेत के टीले, उनकी जो ढलान वाला क्षेत्र है, जैसे ये टीला है तो ये जो ढलान का क्षेत्र है यहाँ पे मतलब कि एक दीवार बनाई जाती है, और इस ढलान का जो पानी है यहाँ पे मतलब कि एकत्रित हो जाता है, तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं, खड़ीन के नाम से जानते हैं। और खड़ीन की जो शुरुआत हुई थी, खड़ीन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा इसकी शुरुआत की थी। और जो मतलब कि राजा महाराजा था वो ज़मीन इनको दे देता था, और ज़मीन का मतलब कि जो खेती होती थी उसका चौथा हिस्सा इन पालीवाल ब्राह्मणों को दिया जाता था। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों खड़ीन की मतलब की प्रक्रिया मतलब कि प्रारंभ की थी, और लगभग अभी भी 500 खड़ीन यहाँ पे मतलब कि है। ठीक है, यानी कि 500 यहाँ पे छोटी छोटी मतलब कि यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसको नाडियाँ बोल सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे तालाब बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो जैसलमेर दुर्ग की बात करें दोस्तों, इसका निर्माण कब हुआ था, तो निर्माण हुआ था 1155 में। ठीक है, 1155 में इसका निर्माण हुआ था, और निर्माण करवाने वाला कौन था, जैसल भाटी, राव जैसल भाटी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और इस दुर्ग को दोस्तों सोनार का किला भी कहा जाता है। और इस दुर्ग का निर्माण दोस्तों बिना चूना पत्थर के इंटरलॉक सिस्टम से दोस्तों इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का मतलब कि चूना पत्थर यूज नहीं किया गया, और ये जो मतलब कि पत्थर है बिल्कुल एक तरह से इंटरलॉक है, यानी कि अंदर से मतलब कि लॉक किए हुए पत्थर है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, अपने राव जैसल भाटी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई है। तो राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना की बात करें दोस्तों, यहाँ कहाँ पे स्थापित की गई है, तो ये है दोस्तों अमर सागर जैसलमेर के अंतर्गत। ठीक है, अमर सागर जैसलमेर के अंतर्गत 10 अप्रैल 1990 1999 में। ठीक है दोस्तों, जैसलमेर के अंतर्गत 10 अप्रैल 1999 के अंतर्गत अमर सागर जैसलमेर में स्थित है, जहाँ पे दोस्तों पवन ऊर्जा की शुरुआत की थी। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों बड़ला की बात करें तो बड़ला सबसे बड़ा सोलर पार्क यहाँ पे स्थित है। मथानिया की बात करें दोस्तों, मथानिया जोधपुर ग्रामीण में, जहाँ की दोस्तों मिर्ची बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, मिर्ची बहुत प्रसिद्ध है यहाँ की, मथानिया की। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो गाजर है, गाजर भी बहुत प्रसिद्ध है, जिनकी जो लंबाई है लगभग 3 फीट की लंबाई होती है गाजरों की, मथानिया जोधपुर के अंतर्गत। और मिर्ची भी यहाँ की प्रसिद्ध है। ठीक है, अमर सागर किसके लिए प्रसिद्ध है, पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 10 अप्रैल 1999 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे के शरीर और कांट के घोड़े पर सवार होकर ही यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके बारे में ये कहावत की गई है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए, लोहे का शरीर होना चाहिए, और कांट के घोड़े पर सवार होकर ही यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो वो मतलब अपना किला कौन सा है, दुर्ग कौन सा है, तो वो दुर्ग है अपना सोनारगढ़ का दुर्ग। ठीक है, सोनारगढ़ के दुर्ग में के लिए कहावत कही गई है। ठीक है,
और सोनारगढ़ जो दुर्ग है इसकी जो आकृति है दोस्तों, आकृति किस प्रकार की है? आकृति है दोस्तों त्रिकुटाकृति, ठीक है, त्रिकुटाकृति इसकी आकृति है जैसलमेर दुर्ग की। और जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो मतलब कि आकृति है एक अंगड़ाई लेते हुए शेर की तरह मतलब कि दिखाया गया है। और एक जैसलमेर यानी कि रेगिस्तान के अंतर्गत तैरता हुआ जहाज भी मतलब कि इसकी मतलब कि एक संज्ञा दी गई है, ठीक है। जैसे मतलब कि रेगिस्तान के अंतर्गत कोई जहाज तैर रहा हो उस प्रकार की दोस्तों जैसलमेर दुर्ग की संज्ञा दी गई है। और इसके चारों ओर दोस्तों एक घाघरा नुमा परकोटा है जिसको दोस्तों कमरकोट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो जैसलमेर का दुर्ग है इसके चारों ओर क्या दोस्तों, घाघरा नुमा परकोटा है जिसे किस नाम से जाना जाता है? कमरकोट के नाम से। नेक्स्ट देखिए, बाबा रामदेव जी का मेला कहाँ स्थित है? तो बाबा रामदेव जी का जो मेला भरता है दोस्तों वो कहाँ पे भरता है? ये दोस्तों रोणेचा जैसलमेर में भरता है, ठीक है। रोणेचा जैसलमेर के अंदर दोस्तों बाबा रामदेव जी का मेला भरता है। और ये कब भरता है? भादवे की महीने की जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर शुक्ल पक्ष की एकादशी तक यानी कि मेला लगता है, ठीक है। भादवे की शुक्ल पक्ष की 2 से लेकर भादवे की शुक्ल पक्ष की 11 तक दोस्तों ये मेला लगता है। और इसके अलावा दोस्तों बाबा रामदेव जी का जो पशु मेला है, पशु मेला कहाँ पे लगता है? तो पशु मेला लगता है दोस्तों नागौर के मानासर गांव में, ठीक है। नागौर का जो मानासर गांव है यहाँ पे दोस्तों रामदेव जी का पशु मेला लगता है। और रामदेव जी का जो रोणेचे का मेला ये तो दोस्तों भादवे के महीने में 2 से लेकर 11 तक है, ठीक है। और ये जो मानस सागर जो मेला है दोस्तों नागौर के अंतर्गत है, ये अपने माघ महीने में आता है, ठीक है। माघ का महीना है उसके अंतर्गत आता है ये दोस्तों पशु मेला, जो कि कब से कब तक है? शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, प्रतिपदा का मतलब होता है एकम, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर माघ महीने की पूर्णिमा तक ये मेला लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दामोदर दास राठी की बात करें दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म तो इनका हुआ था दोस्तों पोखरण जैसलमेर के अंतर्गत, ठीक है। पोखरण जैसलमेर के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनके जो कार्य है, कार्यों की अपन बात करें तो दामोदर दास राठी के द्वारा 1916 के अंतर्गत सबसे पहले जो कार्य किया गया दोस्तों बियावर के अंतर्गत, ठीक है। बियावर एक अभी वर्तमान में नया जिला बन गया। बियावर में एक होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में, किसके द्वारा? दामोदर दास राठी के द्वारा, ठीक है। और 1921 के अंतर्गत 1921 के अंतर्गत दोस्तों बियावर में आर्य समाज की स्थापना करने वाला कौन था? आर्य समाज की स्थापना करने वाला कौन था? दामोदर दास राठी, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना करने वाला दामोदर दास राठी 1921 में की थी। वैसे मतलब कि आर्य समाज की स्थापना पूरे भारत में किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। और सबसे पहले कहाँ पे की थी ये दोस्तों? 1875 में, 1875 में महाराष्ट्र के अंतर्गत, ठीक है। 1875 के अंदर दोस्तों महाराष्ट्र में दयानंद सरस्वती में सबसे पहले मतलब कि आर्य समाज की स्थापना की थी। लेकिन यहाँ पे दामोदर का नाम आया था, इसकी वजह से यहाँ पे दोस्तों बियावर के अंतर्गत सबसे पहले अपने दामोदर दास राठी ने मतलब कि आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1916 के अंतर्गत, सॉरी 1921 में, ठीक है। 1921 में दोस्तों यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना की थी। 1916 में तो इसने होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों दामोदर दास राठी का जो काम है, इसने मतलब कि एक 1915 के अंदर एक घटना घटित हुई, मतलब कि उस घटना का नाम है क्रांतिकारी घटना, ठीक है। ये क्रांतिकारी घटना करने वाले कौन कौन थे? एक तो रास बिहारी बोस, एक राजा महेंद्र प्रताप। ये दोनों मिलकर मतलब कि पूरे भारत के अंतर्गत वापस क्रांति करना चाहते थे। उसके लिए मतलब कि जो धन एकत्रित किया गया दोस्तों, धन किसने दिया था? वो धन दिया था दामोदर दास राठी के द्वारा, ठीक है। इनका जन्म हुआ था पोखरण के अंतर्गत। और बिहावर में दोस्तों 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और बिहावर में दोस्तों 1921 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और 1915 में जो क्रांति की जाने की योजना बनाई थी, उसमें जो धन देने वाला था वो कौन था? दामोदर दास राठी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिनभद्र सूरी भंडार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जिनभद्र सूरी भंडार ग्रंथ कौन से राज्य जिले में स्थित है? तो यह है दोस्तों जैसलमेर के अंतर्गत, ठीक है। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहाँ पे है? जैसलमेर में। और इसमें लगभग 1126 ताड़पत्रों में दोस्तों ये स्थित बनाया गया है, मतलब कि जिनभद्र सूरी ग्रंथ 1126 ताड़पत्र, ठीक है, ताड़पत्रों में ये लिखा गया है। और कागज़ की बात करें दोस्तों, कागज़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2257 2257 कागज़ है। और ताड़पत्र कितने? ताड़पत्र है 1126।
जो कि एक हस्तलिखित जैन आगम ग्रंथ है, जिसको जिनभद्र सूरी के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पे? जैसलमेर में। राजस्थान का कौन सा दुर्ग अढ़ाई साके के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में मतलब कि जो साके हुए थे, अढ़ाई साके कहाँ पे हुए थे? अढ़ाई साके हुए थे जैसलमेर में, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में कितने साके हुए थे? चित्तौड़गढ़ में साके हुए थे 3, और जैसलमेर में 2.5 हुए थे। और पहला साका जैसलमेर का कब हुआ था? तो ये पहला साका हुआ था मूल राज के समय, ठीक है। मूल राज के समय जैसलमेर का पहला साका हुआ था। और इस समय आक्रमण करने वाला कौन था? मूल राज के समय, ठीक है। आक्रमण करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय जैसलमेर का प्रथम साका। और दूसरा साका हुआ था रावल दुद्दा के समय। रावल दुद्दा के समय दोस्तों दूसरा साका हुआ था। और इस समय जो आक्रमण करने वाला था, वो आक्रमण करने वाला कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के समय राहुल दुद्दा ने दूसरा साका हुआ था। और तीसरा जो अढ़ाई साका है, तीसरा मतलब कि आधा साका है, जिसको साका होता क्या पहले? तो मतलब कि साका जिसमें पुरुष केसरिया करते और महिलाएं जौहर करती है, उसको साका के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे केवल क्या हुआ था? अपना केसरिया हुआ था, ठीक है। केसरिया हुआ था, यहाँ पे जौहर नहीं हुआ था, जिसकी वजह से दोस्तों इसको आधा साका कहा जाता है। और यहाँ पे उस समय शासक कौन था? शासक था दोस्तों लोणकरण, ठीक है, लोणकरण। इस समय दोस्तों इसके यहाँ पे आधा साका हुआ था, क्योंकि लोणकरण की यहाँ पे धोखे से हत्या कर दी थी। धोखे से हत्या करने वाला कौन था? गंधार का शासक अमीर अली। नेक्स्ट देखिए, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? तो कामड़िया पंथ की स्थापना करने वाला कौन था दोस्तों? रामदेव जी, ठीक है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। और ये दोस्तों राजस्थान का लोक देवता के नाम से जाना जाता है। और कामड़िया पंथ की बात करें दोस्तों, कामड़िया पंथ के जो लोग हैं सिर पर भगवा रंग की पगड़ी धारण करते हैं और रामदेव जी का जागरण करते हैं, ठीक है। और कामड़िया पंथ में दोस्तों प्रचलित 10 लक्षणों को मान्यता प्राप्त हुई है, ठीक है। यानी कि 10 नियमों को मान्यता प्राप्त हुई, जिसकी वजह से दोस्तों ये जो कामड़िया पंथ है इसको दशा धर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दशा धर्म के नाम से भी, दशा धर्म के नाम से कौन सा पंथ है? कामड़िया पंथ है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इसमें कामड़िया जो पंथ है इसके जो 10 नियम है उनको मान्यता प्राप्त है, जिसको दशा धर्म के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस देवी को थार की वैष्णव देवी भी कहा जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों थार की वैष्णव देवी किसे कहा जाता है? तो यह है दोस्तों तनोट माता, ठीक है। तनोट माता को थार की वैष्णव देवी भी कहा जाता है। और ये दोस्तों एक सेना की देवी भी जानी जाती है, ठीक है। सेना की देवी के नाम से भी जानी जाती है, सेना की देवी तनोट माता, ठीक है। और यहाँ पे जो पूजा की जाती है सैनिकों के द्वारा यहाँ पे पूजा की जाती है। और भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था उस समय मतलब कि जो बम गोले फेंके गए, वो मतलब कि बम गोले यहाँ पे एकदम अभी भी सुरक्षित रूप से रखे गए। और इसके अलावा दोस्तों 1965 में जो युद्ध हुआ था, जहाँ पे भारत की विजय हुई थी, और उस विजय की याद में दोस्तों एक विजय स्तंभ बनाया गया। और विजय स्तंभ कहाँ पे बनाया गया दोस्तों? तनोट माता के पास में बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थार पाकर गाय प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो थार पाकर जो मतलब कि गाय है, इसका जो प्रजनन केंद्र है, ये प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांदन जैसलमेर के अंतर्गत, ठीक है। चांदन जैसलमेर में थार पाकर गाय का प्रजनन केंद्र है। चौहाटन बाड़मेर दोस्तों किसका मतलब कि चौहाटन बाड़मेर में कौन सी प्रजनन है दोस्तों? कौन सी गाय का प्रजनन केंद्र है? कॉकरेज, ठीक है। चौहाटन में हो जाएगा कॉकरेज गाय का। चांदन गांव में हो गया थार पाकर, चौहाटन में हो गया कॉकरेज। और डग झालावाड़ की बात करें दोस्तों, डग झालावाड़ में कौन सा हो जाएगा? मालवी, ठीक है, मालवी। और नौहर हनुमानगढ़ की बात करें तो नौहर हनुमानगढ़ में कौन सी हो जाएगी? राठी गाय, ठीक है। राठी गाय प्रजनन केंद्र नौहर हनुमानगढ़ में। और डग में दोस्तों मालवी हो जाएगा, चौहाटन में हो जाएगा कॉकरेज, और चांदन में हो जाएगा थारपाकर प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में खजूर का दोस्तों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा? खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये है दोस्तों सगरा भोज जैसलमेर का, ठीक है। सगरा भोज जैसलमेर में खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। यहाँ पे 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ 25 लाख के समथिंग पैसे खर्च करके यहाँ पे सगरा भोज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई खजूर की। नेक्स्ट देखिए, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो जैसलमेर प्रजामंडल की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी
1945 में, ठीक है। 1945 में दोस्तों जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना करने वाला कौन था? मिट्ठालाल व्यास, मिट्ठालाल व्यास, ठीक है। मिट्ठालाल व्यास के द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। कब की थी? 1945 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, आज़ादी के दीवाने जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तकें किसने लिखी थी? तो आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में जो गुंडाराज पुस्तकें लिखी थी वो किसने लिखी थी? सागरमल गोपा के द्वारा, ठीक है। सागरमल गोपा के द्वारा यहाँ पे पुस्तकें लिखी थी। और सागरमल गोपा को मतलब कि जेल में डालकर एक जिंदा इसको जला दिया था, ठीक है। जिंदा जला दिया था 1946 के अंदर, बिल्कुल जिंदा, सागरमल गोपा, ठीक है। आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तकें सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसलमेर से संबंधित दोस्तों एक और वीडियो आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।